नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। जो सीरीज हमने शुरू की थी सीटेट पेपर 2 की, आज उसी सीरीज में हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2023 को। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? हमारा आज का मोटिवेशन है द आंसर टू एनी प्रॉब्लम थिंक डिफरेंटली। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अंडप्रजक जंतुओं का क्या है? समुच्चय है। आपको पता होना चाहिए जो आपके ओविपेरस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो एग्स दें, अंडे दें। और हमारा एक होता है बीबीपेरस। कौन सा होता है? बीबीपेरस होता है। क्या होता है आपका? बीबीपेरस होता है। और बीबीपेरस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो क्या दें? वो बच्चे को जन्म दें। ठीक है ना? तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मेंढक, सर्प और मुर्गी क्या है हमारे? ये है हमारे ओविपेरस एनिमल्स है। अब देखते हैं, ये देखिए, ये हमने मतलब आपके एक इमेज यूज़ की हुई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपके बीबीपेरस एनिमल्स कौन कौन से हैं। वो होता है आपका डियर हुआ, स्क्वारल हुआ, बैट, लायन, डॉल्फिन, एलिफेंट, ये सब क्या हैं आपके? ये हैं आपके बीबीपेरस एनिमल्स हैं। और ओविपेरस में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है आपका फ्रॉग हुआ और आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन की क्या है? विधि है। आपको पता है बगिंग किस में होता है? आपको पता है जो आपका बगिंग होता है वो किस में होता है? वो होता है आपका किस में? हाइड्रा में। किस में होता है आपका? वो होता है आपका हाइड्रा में। और वहीं पे आपका क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है? ये होता है आपका किस में? ये होता है आपका अमीबा में। किस में होता है आपका? अमीबा में होता है। तो अगर आपको पता हो सही से कि मुकुलन और जो द्विखंडन होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके अलैंगिक प्रजनन की क्या है? विधियाँ हैं। जबकि टेस्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या आपका? ये आपका एक कैसा आर्टिफिशियल मेथड है। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज एन इलेक्ट्रोस्कोप मेक यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चेंज और नॉट। कोई वस्तु या पदार्थ आवेशित है या नहीं है, यह जांचने के लिए विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का क्या करेगा? उपयोग करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम एक प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। अगर आप ये इमेज अच्छे से देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या, ये हमारा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है आपका? ये आपका है न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने 2 ब्लेड के टुकड़े लगा दिए यहाँ पे। क्या लगा दिया? या 2 कोई रॉड लगा दी हमने यहाँ पे। उसके बाद में बस हमको ये चेक करना है कि जो आपस जो फर लगे हुए हैं ये अपने दूर से दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज की एक रॉड लेके आएंगे। जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की हम रॉड लेके आए तो जो यहाँ पे क्या था, जो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ चले गए? वो आपके ऊपर चले गए। और नीचे क्या बचा? नीचे बचा हमारा क्या? नेगेटिव चार्ज बचा हमारे पास में। और ये बात जानते हैं आप, अगर कोई भी नेगेटिव 2 चीज़ें पास पास होंगी तो क्या करेंगे? वो आपस में करेंगे रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को दूर भेजेंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये पास पास, तो यहाँ पे क्या हो गए? ये काफ़ी दूर चले गए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे जो आपकी इमेज 3 है उसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके आए तो जो नेगेटिव चार्ज था उसकी तरफ भाग गया। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बचा आपका? यहाँ बचे आपके पॉजिटिव चार्ज बचे यहाँ पे। तो ये बात आप भी जानते हो, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे को अपनी अपने दूरी से भगाएंगे।
और जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन था कि कोई वस्तु या पदार्थ आवेशित है या नहीं, यह जांचने के लिए एक विद्युतदर्शी निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म का उपयोग करता है। हमारा ऑप्शन ए है लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हम ये इमेज में देख चुके हैं पहले से ही। हमारा ऑप्शन बी है कि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट, आवेशों के प्रभाव से विद्युत धारा बनती है। ऑप्शन सी हमारे पास में है अ ग्लास रॉड अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑन बीइंग रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, एक रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ने पर एक कांच की छड़ धनात्मक आवेश ग्रहण करती है। ऑप्शन डी हमारे पास में देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहाँ पर क्या है, जो आपके चारों ऑप्शन हैं वो क्या सही हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्कोप में आपको ये चेक करना है किस पे चार्ज होगा किस पे नहीं होगा। और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इमेज देखी थी उसी प्रकार से सेटअप बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि जो आपका लाइक चार्जेस होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर दूर भेजेंगे, यानी कि रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में क्या है, सही है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे न्यूटन सर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर से क्या गिरा हुआ, सेब गिरा हुआ है। ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है, आप सभी ने सुनी होगी और आपने जिन भी बच्चों को पढ़ाया होगा उन सबको सुनाई होगी। हमारा ऑप्शन ए है कि इट इज़ एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यह एक असंपर्क बल है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यह आकर्षक तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। आपको पता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अपनी तरफ खींचता है, ना कि अपने से दूर धक्का मारता हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन सी क्या है। सी है इट इज़ ए यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पॉजेसेस, यानी कि यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है। देखिए बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास खुद का क्या है, फोर्स है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कोई यूनिक फोर्स नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन डी क्या है। डी है इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, यह एक प्रबल बल है। ये कैसा है, ये हमारा है एक वीक फोर्स। कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा होता है, वीक फोर्स होता है, यानी कि कमज़ोर बल होता है। तो बच्चा क्या, हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में आए, काफ़ी दूरी से भी क्या करेगा, काफ़ी दूरी से भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है अ सैंपल ऑफ वाटर बिगेन टू फ्रीज एट -3 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्यतः ताप और तथा दाब का जल नमूना कितना -3 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। ओके, इसके क्वथनांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी हमारी, तो आपने देखा होगा कि एकदम ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ था। उसमें क्या था, उसमें इसका उल्टा पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि आपका कोई एक मतलब पानी है आपका, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो बताइए वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमेगा। और ये क्या पूछा, ये पूछ रहा है कि ये आपका है कि -3 डिग्री सेल्सियस पर कोई पानी फ्रीज़ हो रहा है, मतलब कि जमा हुआ है। तो बताइए किस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, बॉयल होगा। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ बॉयल होने के लिए क्या होता है, उसका होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। और फ्रीज़ करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होना चाहिए। जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए
और मतलब क्या उसे बोलते हैं खौलाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा इट विल बी बॉयल अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहे हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया हुआ है आपका नेम ऑफ द ऑर्गन दिया हुआ है, मतलब कौन सा अंग का नाम दिया गया है। उसके बाद दिया गया क्या आपका जूस सीक्रेटेड स्रावित पाचक रस दिया हुआ है, मतलब वहाँ से कौन सा मतलब कि कौन सा रस निकलेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ फूड कंपोनेंट एक्टेड ऑन, खाद्य घटक जिस पर वे कार्य करते हैं। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ माउथ। क्या दिया गया, माउथ दिया गया। अब ये बात आप भी जानते हो, माउथ से क्या निकलता है, माउथ से निकलता है हमारा सलाइवा। और सलाइवा किस पे काम करता है, सलाइवा हमारा काम करता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर। किसके ऊपर करता है, स्टार्च के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या स्टोमच, और स्टोमच क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है आपका डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। और वो किस पे काम करता है, वो काम करता है आपका जाके किस पे, प्रोटीन पर। और किस पे करता है आपका, प्रोटीन जाके काम करेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ हमारा लिवर। अब लिवर में से क्या निकलता है, लिवर से निकलेगा हमारा क्या वाइल निकलेगा। क्या निकलता है, वाइल निकलता है। और वाइल किस पे काम करता है, वो करता है आपका किस पे, फैट पे। किस पे, फैट्स पे। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा क्या, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है हमारा, देखिए आइडेंटिफाई द सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय को पहचानिए। अब आपको पता होना चाहिए खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे आपका राइस हुआ, चावल, मेज़, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ग्राउंड और कॉटन, ये सब क्या होते हैं, ये आपके होते हैं खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे हमें कि खरीफ क्रॉप्स किस महीने में बोई जाती हैं और किस महीने में काटी जाती हैं। ठीक है ना। वहीं पर आपकी क्या होती है, एक और होती है क्रॉप्स, वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है रबी की क्रॉप होती है। ठीक है ना, रबी की फसल होती है। अब रबी की फसल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आपके होते हैं व्हीट, ग्राम, पी और मस्टर्ड, चना हो गया आपका। ये सब क्या होते हैं, ये आपके होते हैं किसके के फसल के एग्जाम्पल होते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स के क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा आपका खरीफ क्रॉप्स का कौन सा वाला, इसका हो जाएगा आपका पैडी, कॉटन, ग्राउंड, यानी कि धान, कपास और मूंगफली। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, इतना है। और मिनिमम कितना है, मिनिमम हमारा इतना है। और कितनी वहाँ पे रेनफॉल हो रही है। ठीक है ना। अगर रेनफॉल की बात आ रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई के महीने में कितनी हो रही है, ये 208 मिलीमीटर रेन हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर की बात आ रही है तो टेम्परेचर में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा हमको। इसका मतलब है कि आप देख पा रहे होंगे जुलाई में भी क्या है, जुलाई में भी यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो जो मौसम है वो कैसा है, मौसम वहाँ पर ठंडा है। जाहिर सी बात है ना, कैसा मौसम वहाँ पर ठंडा है। तो ये ठंडा मौसम कहाँ पर रहता है, ठंडा मौसम रहता है हमारा कहाँ पर, शिमला में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमसे। ये पूछ रहा है अ टीचर एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। एक टीचर है, एक अध्यापिका मनुष्य की आँख की संरचना एवं कार्य के बारे में समझाने के लिए कैमरे से साध्यता का उदाहरण दे रही है। क्या कर रही है, वो कैमरे का एग्जाम्पल दे रही है कि ह्यूमन आई कैसी होती है, कैमरे की जैसी होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट डज द एनालॉजी नॉट होल्ड। क्या पूछ रहा, नॉट होल्ड पूछा। निम्नलिखित में से किस पहलू में सांद्रता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन ए है द आई फॉर्म एन इरेक्ट इमेज वेयर एज द कैमरा फॉर्म्स अ इन्वर्टेड इमेज। आँख एक सीधी प्रतिबिंब बनाती है जबकि कैमरा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी क्या हमारा, ऑप्शन बी है द कैमरा हैज़ कॉनकेव लेंस वेयर एज द आई हैज़ कॉन्वेक्स लेंस। कैमरे में अवतल लेंस है जबकि आँख में क्या उत्तल लेंस है।
ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा द आई सीज इन 3D एंड वाइल कैमरा सी इन 2D। आँख 3 आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में। जबकि हमें पता है कैमरा भी क्या होता है, हमारा तीनों आयामों में देख सकते हैं। ऑप्शन डी क्या हमारा? डी है द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज फिक्स्ड कैन नॉट बी एडजस्टेड इवन स्लाइटली। मनुष्य की आँख का जो फोकस दूरी होती है वो थोड़ी सी दूरी से नहीं हो सकती है। फिर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आँख 3 आयामों में देख सकती है जबकि कैमरा 2 आयामों में देखता है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 के हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मैचिंग है। क्या है आपकी? एक मैचिंग है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से आपकी स्क्रीन पर देख पाए, फ़ोन की स्क्रीन पर। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक धातु जो कच्च तापमान पर क्या है? तन्य नहीं है। अ मेटल डेट इज नॉट डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर। ऐसा होता है, ऐसा हमारा होता है कौन सा? जिंक वाला। क्या होता है हमारा? जिंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई का 3 हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन मतलब कि बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है हमारा, बी बोल रहा है कि एक अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। अ नॉन मेटल डेट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है हमारा? वो होता है आपका ग्रेफाइट। कौन सा होता है आपका? ग्रेफाइट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी का फर्स्ट। उसके बाद हमारा ऑप्शन सी क्या है? सी है एक धातु जो मुलायम है तथा चाकू द्वारा काटी जा सकती है। क्या करते हैं हम? उसको चाकू द्वारा काट सकते हैं। अ मेटल डेट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम क्या होता है? वो इतना सॉफ्ट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? चाकू के द्वारा काट सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक अधातु जो वायु के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है। अ नॉन मेटल डेट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। और आप भी जानते हो जो आपका फास्फोरस होता है वो वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? वायु के संपर्क में आने पर वो आग पकड़ लेता है। तो इसका हो जाएगा हमारा डी का सेकंड। ओके, आगे देखते हैं। एक चमकने वाली अधातु है। क्या है? अलस्टर नॉन मेटल। बुक तो कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? आपका होता है चमकने वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये मैचिंग अच्छे से देख के जाइएगा। ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से इमेज आई हुई है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ एयर आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है, उस पर कार्य करने वाले बलों की पहचान कीजिए। तो ये एक व्यक्ति है जो ऊपर की तरफ क्या है? हवा में बॉल फेंक रहा है। अब हमारा ऑप्शंस क्या क्या देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस पर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी क्या हमारा? सी है ग्रेविटेशनल फोर्स एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ रिपल्सन एस्टेटेड बाय द थ्रोअर। और ऑप्शन डी क्या हमारा? डी है एयर रेजिस्टेंस ओनली। होता क्या है कि जब हम किसी को बॉल को या कोई भी चीज़ को ऊपर तरफ फेंकते हैं, जब हम हवा फेंकते हैं तो उस पर क्या लगता है? उस पर लगता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और वहीं पर जो आपके हवा में जो मतलब कि रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए कोई कण वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपका प्रतिरोध करते हैं जो चीज़ आपको फेंक रहे हैं। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आप अपनी कार से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? अपनी कार से जा रहे हैं। कहाँ पर? सड़क पे जा रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे ब्रेकर लगे होते हैं ना, वो गाड़ी को रोकते हैं, उसी प्रकार से क्या लगता है? हवा में हमारा रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के हमारा 12 हमारा एक पर्सन है सफ़र फ्रॉम दिस बीमारी से डू नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन। वह मतलब हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सफिशेंट क्वांटिटी में। एक व्यक्ति है जो पीड़ित है
यदि उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो उसको क्या होगा, वो हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जब आपकी डायबिटीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, वो आपकी होती है इंसुलिन के द्वारा। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इंसुलिन सही से नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। और डायबिटीज इंसुलिन कहाँ से निकलता है, वो निकलता है आपका पेंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस डेट आर एसिडिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऐसे पदार्थों का समुच्चय है जो प्राकृतिक में क्या है, अम्लीय हैं। ठीक है ना। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है आपका छिड़का हुआ नींबू का रस, उदर रस और दही, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस। ऑप्शन बी क्या हमारा, बेकिंग सोडा, जठर रस, शैम्पू, टूथपेस्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सी है कैलेमाइल लोशन, नींबू का रस और छिड़का टूथपेस्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, डी है दही, बेकिंग सोडा, जठर रस और शैम्पू। तो इसमें से कौन कौन से मतलब अम्लीय हो सकते हैं, तो वो होता है आपका कौन सा, छिड़का, नींबू का रस, जठर रस और दही। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के हमारा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा अससन और रीजन का है। अससन क्या दिया गया हमारा, ये दिया हुआ है गैसेस डिफ्यूजेस वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसें बहुत जल्दी अन्य गैसों में क्या होते हैं, विस्तृत हो जाती हैं। सही बात है। रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा हमारा गैस पार्टिकल्स मूव अबाउट हाई स्पीड। गैस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तीव्र गति से चलते हैं। सही बात है। अगर आपको ध्यान हो, हमने आपको कुछ क्लास पहले समझाया था कि जो आपका क्या होता है, गैसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। गैसेस ऑफ डिफ्यूजन वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस टू गैस में होता है। उसका किस में होता है, गैस टू लिक्विड में होगा। किस में होगा, गैस टू लिक्विड में होगा। और सबसे कम किस में होता है, गैस टू सॉलिड में। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 15 के हमारा बोल रहा है, 50 हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। लकड़ी का जलना एक भौतिक तथा अनुत्तरणीय परिवर्तन है। देखिए बर्निंग ऑफ वुड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी, वो केमिकल है। और कैसी है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं होती है। तो ये क्या आपका, ये हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन बी क्या हमारा ऑप्शन बी है बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ केमिकल, जबकि कैसा, रिवर्सिबल है। जल का क्वांटम कैसा, रासायनिक है तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है, वह एक फिजिकल फिनोमिना होता है और रिवर्सिबल होता है। ये तो सही है। केमिकल जगह पर क्या होगा, फिजिकल होना चाहिए था। ऑप्शन सी क्या हमारा ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू सॉडस्ट इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेस। लकड़ी के बुरादे में बदल देना, लकड़ी को उसके बुरादे में बदल देना कैसा, भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। सही बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। केवल सी आपका क्या है, वो सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के हमसे पूछ रहा है। देखिए ये हमारा एक रूम टेम्परेचर पर दे रहा है, दिया हुआ डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इतनी है, डेंसिटी ऑफ सनफ्लावर ऑयल इतना है, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इतना है। ठीक है ना। हमको ऑप्शंस क्या दिया हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ पहला जो वस्तु अल्कोहल में तैरती है वह सूरजमुखी के तेल में अभी अवश्य तैरती होगी। देख पा रहे होंगे कि जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का घनत्व कितना है, 0.8 है। वहीं पर जो आपका क्या सूरजमुखी का तेल के कितना है, वो है आपका 0.92। तो इसका मतलब है ये क्या आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हमारा, ऑप्शन बी है जो वस्तु सूरजमुखी के तेल में तैरती है वह ताजे जल में भी अवश्य तैरेगी। तो देख लेते हैं सूरजमुखी की जो तेल होता है उसका कितना दिया हुआ घनत्व, वो दिया हुआ है 0.92 दिया हुआ है। वहीं पर जो ताजे जल का जो घनत्व है कितना, 1 है। तो ये भी क्या, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी क्या दिया गया, ये दिया हुआ है जो वस्तु ताजे जल में तैरती है
वह एल्कोहल में भी अवश्य तैरती होगी। देखिए ताज़े जल का घनत्व कितना है, इतना है, 1 है, और अल्कोहल कितना है, एल्कोहल का उससे कम है, तो इसका मतलब इसमें वो नहीं तैरेगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या पूछ रहा है। 17 पूछ रहा है कि अ ट्रेन लीव्स कानपुर ऑन 11 सितंबर 1550, ठीक है ना, रीचेज बेंगलोर ऑन सितंबर 7 hours 10 minutes। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन डेट द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड बेंगलोर कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2182, ठीक है ना। अब हमको पूछा गया है एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमको। तो एवरेज स्पीड का हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको ध्यान हो, जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे 2023 में जैन में, उन बहुत सारे जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, इसी फार्मूले के बेस पर थे। ठीक है ना। हमको डिस्टेंस पता है, हमको टाइम निकालना है, टाइम को चलो निकाल लेते हैं इसी बात पे। टाइम क्या, हमारा टाइम दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 सितंबर से चलकर 1 सितंबर से चलकर किस टाइम पे जा रही है, वो जा रही है 15:50 पे चलती है, और 3 सितंबर को कितने पर, 3 सितंबर को पहुँचती है किस टाइम पर, 7:10 पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग 39 आवर प्लस 20 मिनट। क्योंकि हमको सबको क्या बदलना है, सबको बदलना हमको किस में, घंटों में। तुम क्या कर देंगे, 20 को भाग कर देंगे किससे, 60 से कर देंगे, 60 से। क्योंकि क्या हो जाएगा, ये आपका होता है 60 क्या होता है, आपके मिनट होते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा घंटे में। तो ये निकल के आएगा क्या आपका, ये निकल के आएगा हमारा 39.33 आवर, ठीक है ना। तो इन सबको डाल देते हैं इसकी वैल्यू में, कितना डिस्टेंस, कितना हमारा डिस्टेंस हमारा 2182 है, और टाइम कितना आ गया हमारा, ये आ गया आपका 39.33। तो ये आपको कितना आ जाएगा, इसको काट के हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आएगा 55.44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, हमको दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के हमसे पूछ रहा है। 18 हमारा है, देखिए, when a disease carrying microbes enter our body, the body fights and kill them, producing these. This is how to fight the invader. If dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, works to prevent disease like। अगर यहाँ पर मतलब कि आपको दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आपको बताना कि फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा और थर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई रोग वाहक सूक्ष्मजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करता, मतलब कोई भी चीज़ बाहर हमारे शरीर के अंदर आ गई है, तो शरीर हमलावर से लड़ने के लिए जाता है। तो शरीर में उसका उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवों से लड़ता है, तो उन्हें मार देता है। तो वो क्या होंगे, वो आपके होते हैं एंटीबॉडीज़। क्या होते हैं आपके, एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे। उसके बाद में तो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया हमारा एंटीबॉडी। तो उसके आगे क्या, उसका बोल रहा है, यदि मृत अथवा शक्तिहीन सूक्ष्मजीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई मृत सूक्ष्मजीव है या उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने हाथ पर बांध के डाल दिया किसी इंसान के शरीर में, तो उसे क्या बोलें, उससे बोलेंगे वैक्सीन। क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं, यही होता है ना टीका में। चलिए, तो बी क्या हो गया हमारा, बी हो गया हमारा टीका। किस प्रकार के रोगों के लिए सहायक होता है, ये होता है जैसे आपको टीबी हो गया, आपको ध्यान हो कि जो आपकी टीबी होती थी पहले बहुत से लोगों को होती थी, उसके बाद हमें मतलब एक कैंपेन चलाया गया जिसमें क्या आपको हर व्यक्ति को वैक्सीन दिया गया। तो अब क्या है कि अब ना के बराबर लोगों को टीबी होता है, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। कास्ट लुगदी का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, हमारा बनाया जाता है रेयन। क्या बनता है हमारा, रेयन बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या हमारा, 20 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त होता है। तो सीएनजी क्या होता है हमारा, सीएनजी होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वहीं पर हमारा एलपीजी क्या होता है, हमारा एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है हमारी। और ये बात तो हम जानते हो, जो हमारा डीजल होता है वो किससे निकलता है, डीजल हमारा पेट्रोलियम से निकलता है। और ये क्या हमारा ऑप्शन डी हमारा कोल गैस है। अब यहाँ पे क्या लिखा, कोयला की गैस लिखी हुई है। अब जाहिर सी बात है कोयला गैस किससे निकलेगी, कोयला से निकलेगी, ठीक है ना। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि बी और सी जो है आपके एलपीजी और डीजल क्या है, वो आपका किससे निकलता है, वो निकलता है आपका किससे, पेट्रोलियम से निकलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 21 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है what kind of questions would not be recommended for framing an open book test। एक खाली किताब परीक्षा के लिए किस प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स टू अनफेमिलियर सिचुएशंस। अपरिचित परिस्थितियों में सैद्धांतिक नियमों का उपयोग करवाना बच्चे से। आपने क्या किया, कुछ थ्योरीज बता दी बच्चों को और उनसे बोल दिया कि आप अपने अपने जगह पर जाके अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग चीज़ों पर उन थ्योरीज का क्या करें, अप्लाई करके देखें जाके उसको। के बाद हमारा ऑप्शन बी क्या है, बी बोल रहा है लॉन्ग डेरिवेशंस ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज, मानक सूत्रों के लंबे न्यूनतम पर, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले अंत वाले प्रश्न पूछना बच्चे से। ऑप्शन डी हमारा सॉल्विंग इनोवेटिव प्रॉब्लम्स, नई समस्याओं को हल करवाना। तो ये सब क्या है, ये आपके सही हो जाएंगे। और कौन सा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है और हमको क्या करवा रहे हैं, लॉन्ग डेरिवेटिव्स करवा रहे हैं। तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 क्या हमारा, 22 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशूज इन अ साइंस क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एक विज्ञान की कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक विषयों पर सामूहिक विचार विमर्श का संचालन करने का लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिए हमारे, ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट है टू इनकरेज स्टूडेंट टू एवेल्यूएट अ सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। किसी विषय का बहुपरिप्रेक्ष्य मूल्यांकन करने के लिए छात्रों को क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा आपको। कि कोई एक क्वेश्चन दिया आपने बच्चे को और बोला कि आप इसके अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से विचार करें। ऑप्शन बी क्या हमारा ऑप्शन बी है टू डेवलप ए स्टूडेंट द हैबिट ऑफ फ्रेमिंग एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट्स। छात्रों में प्रमाण आधारित बहस की आदत का क्या करवाना, विकास करवाना। कि कोई भी मतलब वो बहस कर रहा है तो उसके पीछे क्या हो, तर्क हो उसका कि ये ऐसा इसलिए होता है। ऑप्शन सी क्या हमारा, सी है टू लीड ऑल स्टूडेंट टू द क्लैरिफाई डिफाइन करेक्ट रेजोल्यूशन ऑफ द इशूज। सभी छात्रों को मुद्दों के स्पष्ट रूप से परिभाषित सही समाधान की ओर ले जाना। ऑप्शन डी क्या हमारा, डी है टू डिमॉन्स्ट्रेट द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस। विज्ञान के सामाजिक संदर्भ का प्रदर्शन करवाना कि विज्ञान जो है समाज में किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 क्या हमारा है, 23 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस क्लास 8 स्टूडेंट टू द
कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन एज द कॉज ऑफ साउंड। कक्षा 8 के छात्रों को समझाना कि कंपन का प्रत्यय ध्वनि का कारण है। इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम युक्ति क्या होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या है हमारा, ये है हमारा, एंगेज स्टूडेंट इन अ साउंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज लाइक का प्लगिंग अ स्टेस्ट रबर या बैंड। छात्रों को ध्वनि उत्पादक क्रियाकलापों में लगाना, जैसे कि एक खींचे हुए रबर बैंड को पकड़कर छेड़ना। आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स में हमने क्या किया, रबर लगा दी। उसके बाद में ये क्या करेंगे हम, इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। इससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इससे मतलब हम इस प्रकार के एक्टिविटीज़ से बच्चों को समझा सकते हैं कि मतलब वाइब्रेशन किस प्रकार से होता है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। बी के हमारा बी बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया को आरेख की सहायता से समझा देना, कि ब्लैक बोर्ड बना दिया हमने कि ऐसा ऐसा ये इस प्रकार से होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सी है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ध्वनि के प्रत्ययों को अन्य अंधेद्य तरंग के रूप में प्रयुक्त करना। ऑप्शन डी हमारा क्या है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि तरंग की विशेषता को परिभाषित करवाना। हमने क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसा ऐसा वैसा होता है। क्योंकि बच्चा को जो हमारा क्या है, क्लास 8 का है, तो उसको हम क्या करेंगे, एज ए प्रैक्टिकल होने के नाते, मतलब एज ए टीचर होने के नाते उसको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे, बेटा ऐसे ऐसे करना। तो ये कहाँ दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 क्या हमारा। 24 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायएंट फोर्स। उत्प्लवावक बल के संप्रत्यय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होती है या होगी। चलिए देख लेते हैं। हमको क्या है, हमको समझाना बच्चे को जाके कि जो हमारा बायएंट फोर्स होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा, ऑप्शन ए है, स्टेटिंग द डेफिनेशन ऑफ बायएंट फोर्स। हमने क्या किया, बायएंट फोर्स को हमने डिफाइन कर दिया बच्चों को जाके, बायएंट फोर्स ऐसा होता है। उसके बाद हमारा ऑप्शन बी क्या है, बी हमारा एक्सप्लेनिंग द एसेंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमने क्या किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सिद्धांत के सार को व्याख्या कर दी। ओके, ऑप्शन सी हमारा क्या है, एंगेजिंग स्टूडेंट इन कैच एंड थ्रो एक्टिविटीज़। छात्रों को पकड़ने एवं फेंकने के क्रियाकलापों के द्वारा समझा देना बच्चों को कि क्या होता है। ऑप्शन टी हमारा क्या है, एंगेजिंग स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंगिंग एक्टिविटीज़। छात्रों को तैरने तथा डूबने के क्रियाकलापों में लगा देना, कि किस प्रकार से जो आपकी डक है, किस प्रकार से आपकी जो डक है वो तैरती है, किस प्रकार से जो अंडा है वो डूब जाता है और अंडा क्यों तैरता है। ये सब प्रक्रिया करके दिखाना। इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा कि आपके बायएंट फोर्स किस प्रकार से होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 के हमसे पूछ रहा है। 25 पूछ रहा है कि अपनी 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों को कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षिका ईंटों का उदाहरण दे रही है कि मान लीजिए हमारा ये एक ईंट है, ऐसी ईंट है, ऐसी ईंट है, और जिस प्रकार से हमारी सेल्स होती हैं, मान लीजिए सेल के हमारी एक ईंट है और सेल मिलकर क्या बनती है, हमारी दीवार बनती है। तो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, किसी बनाता है हमारा के। जिस प्रकार इमारतें एक समान ईंटों से निर्मित होती हैं, उसकी बनावट, आकृति एवं आकार भिन्न होते हैं, उसी प्रकार कोशिकाएं जीवित प्राणियों की आधारभूत संरचनाएं इकाइयों होती हैं। शिक्षिका किस शिक्षा शास्त्रीय का उपयोग कर रही है। तो क्या कर रही है, उसका कर रही है हमारा किसका, एनालॉजी का उपयोग, समवर्ती कर रही है। तो ये आर्गूमेंट तर्क आपका होगा नहीं, तर्क आपका होगा नहीं, विचार का प्रयोग वो कर नहीं रही है, कल्पित प्रयोग वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करवा नहीं रहे बच्चों से। तो क्या बचता हमारा, एक ही बचता है आपका एनालॉजी। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 के हमसे पूछ रहा है, 26 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज लीस्ट टू बी सर्व्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर्स इन स्कूल। विद्यालयों में विज्ञान मेलों का आयोजन करके निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सिद्ध होने की संभावना सबसे कम है। कैसे सबसे कम पूछा गया यहाँ पे। बहुत से बच्चे इसको मतलब अच्छे से समझ के लगा देंगे। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। हमारे ऑप्शन नंबर ए है टू ब्रिंग द स्कूल्स क्लोजर टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। विद्यार्थियों को समुदाय तथा समाज के अधिक निकट लाने का प्रयोग करना। देखिए होता क्या है कि हमने क्या किया, मेला लगवा दिया अपने स्कूल में, तो इससे क्या होगा, अलग अलग समुदाय के लोग आएंगे, अलग अलग समाज के लोग आएंगे, उससे बच्चा इंटरेक्ट करेगा, आपस में बातचीत करेगा, वो कुछ ना कुछ सीखेगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनोवेटिव आइडियाज़। विद्यार्थियों को अपने नवीन विचारों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान होता है कि बच्चे ने कुछ नया सीखा और लोगों को बता रहा, समझा रहा जाके। ऑप्शन सी क्या हमारा, ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। विभिन्न छात्रों तथा संस्थाओं के बीच विचारों का क्या है, आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करना। मेले में क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे भी आते हैं अलग अलग स्कूल्स के, तो वहाँ पर मतलब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वहाँ पे। ऑप्शन डी क्या हमारा, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। वैयक्तिक छात्रों की विशिष्ट प्रत्यात्मक कठिनाई की पहचान करना। देखिए ये जो है ये आपका सबसे कम है। कैसा है, सबसे कम आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 27 क्या बोल रहा है। 27 क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक अध्यापिका अपने छात्रों से एक साधारण पेंडुलम की लंबाई का उसकी समय अवधि पर पड़ने वाले प्रभाव का अन्वेषण करना चाहती है। वह अपने छात्रों का प्रयोग की व्यवस्था करने के मार्गदर्शन करती है, जिसमें रुचि के घटकों को परिवर्तीय रखा गया है जबकि अन्य घटकों को सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तीय रखा गया है। इस प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या, हमारा ऑप्शन है पेंडुलम की लंबाई एक स्वतंत्र चर है। ऑप्शन बी हमारा समय अवधि एक नियंत्रित चर है। बॉम्ब का द्रव्यमान एक नियंत्रित चर है और समय अवधि कैसी एक परतंत्र चर है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। द टाइम पीरियड वुड बी कंट्रोल्ड बाई वेरिएबल्स। तो ये क्या आपका, ये आपका गलत है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के हमसे पूछ रहा है। 28 पूछ रहा है कि विभिन्न पक्षियों की चोंच के आकार तथा उनके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के प्रकार के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए अध्यापिका अपने छात्रों की मदद करना चाहती है कि बताओ बच्चे मतलब कौन कौन से पक्षी ऐसे होते हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ खाते हैं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन है विभिन्न पक्षियों की चोंचों के आरेख दिखा देना बच्चे को कि इस पक्षी का इस प्रकार की चोंच होती है, इस पक्षी की इस प्रकार से चोंच होती है। ऑप्शन बी हमारा है छात्रों से कहें कि वे पक्षियों पर विश्वकोश की सहायता लें, यानी कि मतलब जो आपके बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प ले अलग अलग पक्षियों के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन सी हमारा है कि एक पक्षी अभयारण्य का भ्रमण करना तथा छात्रों से अवलोकन करने के लिए कहना, यानी कि विजिटिंग द बर्ड सेंचुरी एंड आस्किंग स्टूडेंट टू मेक ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चा जाए बर्ड सेंचुरी में, वहाँ पे आके घूमे और वहाँ पे ऑब्जर्व करे कि मतलब किस पक्षी की किस प्रकार से चोंच है और वो क्या खाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, किसी विशेषज्ञ द्वारा पक्षियों के विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन करवाना कि ऑर्गेनाइजिंग अ गेस्ट लेक्चर ऑन बर्ड बाय एन एक्सपर्ट। तो हम क्या करवा रहे हैं, हम बच्चे के
प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 29 क्या हमारा है। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच द अबर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की पाठ्यचर्या के संगठन की हमारी वर्तमान समझ के सुमिलित नहीं है। ये हमारी वर्तमान जो समझ है उससे क्या, उससे वो अलग है, सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है एट प्राइमरी स्टेज, मतलब प्राइमरी कक्षा में, प्राथमिक स्तर पर साइंस एंड सोशल साइंस शुड बी इंटीग्रेटेड एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो पर्यावरण शिक्षा के क्या होता है, एकीकृत होता है। जो हमारी साइंस और सोशल साइंस होती है वो दोनों किताबें किसमें मिलकर बनती हैं, वो बनती है हमारी ईवीएस की। ये तो क्या हमारी, ये तो सही बात है। सही, हमारा जो मतलब क्लास 3 तक क्या होती है, हमारी साइंस नहीं होती है, वो क्या होती है उसमें होती है हमारी ईवीएस। और ईवीएस में हमारा साइंस और सोशल साइंस दोनों में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा है साइंस कॉन्सेप्ट एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड बी रिगार्डेड एज अ डायल्यूटेड वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्कूल साइंस। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान का हल्का स्वरूप माना जाना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सी है एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन लर्निंग साइंस एज अ कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान के शिक्षण या अधिगम के लिए एक एकीकृत शिक्षण के रूप में लगाना चाहिए। वहीं पर हमारा ऑप्शन डी क्या है एट द हाईएस्ट सेकेंडरी स्टेजेस साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस एज सेपरेट डिसिप्लिन। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को एक पृथक विषय के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो इन सबको ऑप्शन देखने के बाद में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सामग्री को माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान के हल्का स्वरूप है, ये क्या, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एक छात्र कुछ लोहे की कीलों को एक बीकर में डालती है। उसने क्या किया कि एक बीकर हमारा, उसमें क्या डाल दिया, उसने डाल दी क्या, कीले डाल दी। क्या डाल दिया, उसने डाल दी कील, ठीक है ना। उसके बाद में जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या यहाँ पे कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये हमारा भरा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट भरा हुआ हमारा। उसके बाद आगे क्या है, आगे पूछ रहा है तथा कुछ समय बाद अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथनों में लिखती है। क्या लिखती है वो, देखते हैं। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। विलयन का रंग नीले से बदलकर कैसा हो गया, हल्का हरा हो गया। देखिए इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इंटरफेरेंस है, यानी कि कौन सा हमारा अवलोकन है और कौन सा निष्कर्ष है। तो ये क्या, ये बच्चा देख पा रहा है, क्या देख पा रहा है कि जो कलर है, रंग, मतलब जो आपका उसका जो रंग है सॉल्यूशन का वो कैसा है, नीले से क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑप्शन बी देखते हैं। हमारा ऑप्शन बी क्या है, बी है द ब्राउन कोटिंग गेट्स फॉर्म्ड ऑन आयरन नेल। लोहे की कीलों पर एक भूरे रंग की क्या है, परत बन गई है। ये भी क्या, ये भी हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन सी क्या हमारा, सी है आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन। लोहा विलयन में तांबे को विस्थापित कर देता है। होता क्या कि जब मतलब ये चीज़ चेंज हो रही है तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो उसके ऊपर जो जंग है वो क्या है, वो चेंज हो रही है, वहाँ से निकल रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ये भी हम देख के समझ पा रहे हैं। ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तांबा लोहे से कैसा, कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या हमारा, ये एक निष्कर्ष है। ये जो आपका जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ऐसा प्रैक्टिकल कर करके निष्कर्ष निकाला। ये बच्चा मतलब खुद करके देख नहीं पा रहे यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ए और बी सी जो हैं वो क्या आपके, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है
और डी के हमारा इंटरफेरेंस यानी कि निष्कर्ष है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।